क्वांटम मैकेनिक्स के 5 पास्टुलेट जेटली की लिखी क्वांटम मैकेनिक्स की इस किताब में हैं। और उनमें से पहला ये है कि किसी फिजिकल सिस्टम की किसी भी टाइम पर स्टेट जो है वो एक स्टेट वेक्टर से स्पेसिफाई होती है। अभी ये वो पास्टुलेट है कि जिसको आप सिंप्लीफाई करके कहना चाहें तो इस तरह कह सकते हैं कि हर पार्टिकल एक वेव है, लेकिन ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ पार्टिकल नहीं है, स्टेट है। उसकी वजह यह है कि हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट में भी इलेक्ट्रॉन, ये ग्राउंड स्टेट में भी इलेक्ट्रॉन और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भी इलेक्ट्रॉन। तो पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन अगर स्टेट डिफरेंट है तो फिर स्टेट वेक्टर भी डिफरेंट होगा। तो इस वजह से असल लफ्ज़ स्टेट है। तो इस वजह से अब मैं इसे रिपीट करता हूँ, इस तरह इस ध्यान के साथ आप करिएगा कि किसी स्टेट की प्रॉपर्टी जो है, सारी प्रॉपर्टीज़ वो स्पेसिफाई होती हैं किसी टाइम पर इस स्टेट वेक्टर से। और ये एक नई बात उसमें यह है कि स्टेट वेक्टर टाइम डिपेंडेंट हो सकता है। और इसके ज़रिए असल में जो कहना चाहते हैं हम वो ये है कि अगर अगर स्टेट वेक्टर टाइम डिपेंडेंट हो तो उससे रिलेटेड जितने भी वेव फंक्शन है, अगर आप रिलेशन ऐसे होता है मैथमेटिकली, जैसे किसी वेक्टर का कंपोनेंट लेना हो ना, कि वी वेक्टर है, ऑर्डिनरी वेक्टर है, उसका आई के साथ यूनिट वेक्टर लें तो एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, वाई के जे के साथ लें वाई कंपोनेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से एक स्टेट वेक्टर का वेक्टर है, अगर आप एक्स पोजीशन के साथ डॉट प्रोडक्ट लें तो पोजीशन वेव फंक्शन आ जाएगा। और अगर पोजीशन 2 डायमेंशन में है तो 2 डायमेंशन वेव फंक्शन आ जाएगा। ये मैं 2 पोजीशन की डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। टाइम अगर स्टेट वेक्टर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो फिर इसका मतलब है कि जितने भी उसके साथ वेव फंक्शन है, 2 तो ये है, आप तीसरा वेव फंक्शन भी ले सकते हैं कि तीसरी मेजरेबल क्वांटिटी है, मोमेंटम है, मतलब के है ना, वेव नंबर है, लेकिन इसको एच बार से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मोमेंटम बन जाता है डी ब्रॉई फार्मूले के मुताबिक, डी ब्रॉगडी कहते हैं इसे। तो ये तीसरी जो मोमेंटम वेव फंक्शन है ये भी टाइम पर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये अगर साई टी जो वेव वेक्टर है इससे ये आपको पता हो तो सारे वेव फंक्शन पता है, तो हमें सारी इंफॉर्मेशन पता है। ये तो हो गया पहला पास्टुलेट। और ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कैसे, उसके लिए है कि ये इंफॉर्मेशन क्योंकि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है तो ये किसी मेजरमेंट की प्रिडिक्शन होगी, और जो मेजरमेंट है वो किसी फिजिकल क्वांटिटी या मेजरेबल क्वांटिटी की होगी जिसको ऑब्जर्वेबल कहते हैं, जो कि डायरेक्टली आंखों से भी देखा जाने वाला कोई हो वो भी इसमें शामिल है। और अगर आप किसी अपरेटस से ऑब्जर्व का लफ्ज़ इस सेंस में भी इस्तेमाल होता है कि ऑपरेटर से ऑब्जर्व करें तो भी आपने इस क्वांटिटी के लिए, अगर आपके पास कोई मीटर है किसी ख़ास क्वांटिटी के लिए ऑपरेटस, तो उसकी फिजिकली जो उसकी जो वैल्यू ऑपरेटस पर आएगी वो प्रिडिक्ट करना भी क्वांटम मैकेनिक्स का काम है ना। तो ये जितने भी काम हैं, जितनी भी प्रिडिक्शन करनी है किसी मेजरेबल क्वांटिटी की, उसके लिए तरीका ये है, अभी ये सेकंड पास्टुलेट कह रहा है कि आप करें ये कि पहले उस क्वांटिटी के लिए ऑपरेटर बनाएं, और वो ऑपरेटर हर्मिशियन होना चाहिए। अब इसका मैं जवाब दे दूं कि ऑपरेटर बनाएं कैसे। अगर आप बनाएंगे ठीक तरीके से तो वो हर्मिशियन भी होगा ही। तो बनाएंगे कैसे, इस सवाल का जवाब ये है कि अगर आपको मिसाल के तौर पर मोमेंटम ऑपरेटर का पता है कि वो 1 डायमेंशन में है माइनस एओटा एच बार डी बाई डी एक्स, और इस तरह के सही पोजीशन 1 डायमेंशन में है एक्स है। और अब आपने ये 2 तो आपको
मेजरेबल क्वांटिटीज़ के ऑपरेटर आते हैं पोजीशन और मोमेंटम के, और आपने कोई किसी और क्वांटिटी को की वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है, और सबसे ज़्यादा जो कॉमन एग्जांपल है वो है एनर्जी की वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है, क्योंकि ये एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स में सबसे ज़्यादा जो प्रिडिक्शंस होती हैं और क्वांटम मैकेनिक्स की इससे शुरू होने की भी वजह, जिस क्वांटिटी के बारे में प्रिडिक्शन थी वो एनर्जी है। तो यह एंगुलर मोमेंटम भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। और बी का मतलब है पोजीशन या मोमेंटम। जिस बी का मतलब है कि वो जिसका ऑपरेटर आपको पता है, और ए है जिसका ऑपरेटर आपने बनाना है। तो ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और इनके नाम आपको पता है। आपको करना ये है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में इन दोनों का रिलेशन जो है वो लिखें। मिसाल के तौर पर जो एनर्जी है, इस एनर्जी को हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इस तरह से कहते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स में भी याद रखिएगा, हैमिल्टोनियन सिर्फ कैनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ही नहीं है, ये आधी डेफिनेशन है हैमिल्टोनियन की। मुकम्मल डेफिनेशन ये है कि हैमिल्टोनियन है कैनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम एंड पोजीशन। अगर मोमेंटम और पोजीशन के फंक्शन के तौर पर लिखेंगे फिर ये हैमिल्टोनियन है। अगर आप इसने कैनेटिक एनर्जी को वेलोसिटी के फंक्शन के तौर पर लिखेंगे तो फिर ये हैमिल्टोनियन नहीं है। तो अगर आपने मोमेंटम के फंक्शन के तौर पर लिखना है तो हाफ एम वी स्क्वायर को एम से मल्टीप्लाई करें, एम से डिवाइड करें। डिनोमिनेटर में जो 2 था वो डिवाइड होकर 2m हो जाएगा, और न्यूमरेटर में जो एम वी स्क्वायर था वो एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा। और अगर एम वी पी है तो ये न्यूमरेटर पी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप इस वजह से करना है कि हैमिल्टोनियन वेलोसिटी का फंक्शन नहीं हो सकता, मोमेंटम का फंक्शन हो सकता है। ये बात क्लासिकल मैकेनिक्स में भी है और क्वांटम में शुरू होने से पहले भी थी। तो इसका फायदा ये है क्वांटम मैकेनिक्स में अब कि वेलोसिटी का ऑपरेटर आपको नहीं पता, लेकिन अगर आपने मोमेंटम इंट्रोड्यूस कर दिया तो मोमेंटम का ऑपरेटर आपको पता है। तो पहला काम तो ये करें कि जस्ट इसको ऑपरेटर लिखें, और फिर मैं आपको याद कराता हूँ कि मोमेंटम का ऑपरेटर क्या है। और याद रखना है, ये पास्टुलेट के साथ ये नोट याद रखना है कि जो रिलेशनशिप है क्लासिकल मैकेनिक्स में क्वांटिटीज़ का, क्वांटम मैथ्स में ऑपरेटर्स का वही रिलेशनशिप होगा। ये तो एक जनरल रूल है। अब आप इसे अगर अप्लाई करें हैमिल्टोनियन पर तो आपको P मिल जाएगा, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में अब ये P ऑपरेटर होगा। और अगर आप इसे पोजीशन वेव फंक्शन पर ऑपरेट करा रहे हैं तो P बन जाएगा माइनस आयोटा h बार डेल, तो P स्क्वायर होगा इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2m प्लस v, तो ये बन जाएगा माइनस h बार स्क्वायर डेल स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। आर पोजीशन आर ही रहेगी, 1 डायमेंशन में कहा था एक्स एक्स ही रहेगा, 3 डायमेंशन में आर आर ही रहेगी। तो ये तो है कि आपने ऑपरेटर बना लिया और ये पास्टुलेट 2 हो गया। इसके बाद इस ऑपरेटर के साथ क्या इस्तेमाल क्या करना है और इस ऑपरेटर की मदद से आपने फिजिकल प्रेडिक्शन क्या करनी है, ये सवाल है। और इसका जवाब है पास्टुलेट 3 में कि ऑपरेटर बना लिया मैथमेटिकली, अब इसके आइगन फंक्शन फाइंड करें। और आइगन फंक्शन का मतलब यह है कि आइगन फंक्शन ऑपरेटर के रिजल्ट के बाद आइगन फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे आइगन वैल्यू से, और जो आइगन वैल्यू है वो आपकी फिजिकल प्रिडिक्शन है कि जिस क्वांटिटी की बात कर रहे थे एक्सपेरिमेंटली इसको बताएं कि जी ये वैल्यू आपके ऑपरेटर्स पर आएगी। तो साइंस का काम तो हो गया ना मुकम्मल। तो ये इसकी मिसाल ये है इसकी कि अगर आप एक हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की ऐसी स्टेट के लिए मेजरमेंट करें, और ये जो स्टेट है ना उसके 3 लेबल हैं। ये आपको बहुत छोटे हो सकता है दिखाई ना दे रहे हों, तो मैं बोल देता हूँ। इस स्टेट का लेबल है 200, मिडल में 0 है, तरह तरीका 200, और इस स्टेट का लेवल है 210, मिडल में 1 है। अगर आप मिडल क्वांटिटी को मेजर करें इस स्टेट में जो कि
दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन स्टेट है। मिडल की वैल्यू 0 और मिडल की वैल्यू 1, इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन है। ये तो है स्टेट, वो जो स्टेट वेक्टर है ना पहले पास्टुलेट में, अगर उसे पोजीशन में कन्वर्ट करें, पोजीशन रिप्रेजेंटेशन लें, तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन है दो स्टेट का। अच्छा, मेजर करें मिडल क्वांटिटीज को। मिडल क्वांटिटी मैंने बताया 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो आपको जो मिलेगा ना वो दोनों नहीं मिलेंगे, 0 1 दोनों नहीं मिलेंगे, कोई एक आइगन वैल्यू या 0 मिलेगी या 1 मिलेगी। तो उसके लिए इसका मतलब है जब आप मेजरमेंट करेंगे तो जो सिस्टम है वो या तो मिडल वैल्यू को 0 करने के लिए पूरा सिस्टम उस स्टेट में कोलैप्स हो जाएगा कि जिसमें मिडल वैल्यू 0 है, यानी एक ही आइगन वैल्यू मिलेगी, दोनों नहीं मिलेंगी। या फिर दूसरी वाली मिलेगी जिसमें मिडल में 1 है, तो जब मिडल में 1 है तो पूरी स्टेट भी वही उसमें कोलैप्स हो जाएगी जिसमें मिडल में 1 है। लेकिन मतलब कोलैप्स भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वैल्यू दोनों नहीं मिलेंगी, उनमें से कोई एक ही मिलेगी। ये हो गया पास्टुलेट 2। ये तो है। अब इसका अगले पास्टुलेट से ताल्लुक ये है कि ये है, ये जो आइगन वैल्यूज हैं ये पॉसिबिलिटीज हैं। इस तस्वीर में या पॉसिबिलिटी 0 है या पॉसिबिलिटी 1 है। अब स्टैटिस्टिक्स का आप ये देखें, बुनियादी सही सबक है कि अगर कोई पॉसिबिलिटी होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अगर डाइस में अगर 6 पॉसिबिलिटीज हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हर एक की कोई प्रोबेबिलिटी होगी, जो कि डाइस में हर एक की 1/6 होती है। तो प्रोबेबिलिटीज कहाँ से मिलती है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितना चांस है कि ये 0 में कोलैप्स हो, और कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये 1 में कोलैप्स हो। तो जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं वो पास्टुलेट 4 में है। और पास्टुलेट 4 वो है कि जिससे क्वांटम मैकेनिक्स मैंने पढ़ाना शुरू की थी। ये सबसे पहली इक्वेशन थी जो इस कोर्स में लिखी गई। वो ये है कि ये फ़िलहाल मैं इसको सिर्फ लिमिटेड स्टेट में लिखता हूँ क्योंकि मुझे याद कराना जिससे कोर्स शुरू हुआ था। लेकिन ज़ाहिर आप समझते हैं कि वो तो कोर्स का स्टार्ट था और इस वक्त हम खासे आगे जा चुके हैं, तो कुछ बातें अब ज़्यादा जनरल होंगी। जनरल बातें बाद में करूँगा, पहले मैं पुरानी बात याद करा दूँ। और पुरानी बात ये थी कि पोजीशन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वेव फंक्शन के स्क्वायर के इक्वल होती है। अब इससे ये पोजीशन तो एक एग्जांपल है, और अब हमने इसे जनरल करना है कि मेजरेबल क्वांटिटी लाजमी नहीं है, पोजीशन हो कुछ भी हो सकती है। जनरली लेटर है ए, तो x को जनरलाइज करके a करने से पहले आप इस तरीके से करें कि इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखें कि इसकी x डिपेंडेंस अलग से दिखाई दे, ताकि इसको a डिपेंडेंस में आप कन्वर्ट कर सकें। और वो ये ऐसे है कि जो वेव फंक्शन है इसका वेव वेक्टर के साथ रिलेशन लिखें। ये लिखना इसमें ज़रूरी है कि पास्टुलेट 1 में वेव फंक्शन का जिक्र नहीं है, वेव वेक्टर का जिक्र है। तो पहले वेव वेक्टर को लाएं, और वो ये इक्वेशन है वेव फंक्शन को वेव वेक्टर से रिलेट करती है। इधर वेव फंक्शन कंपोनेंट है और ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट के साथ लेने से कंपोनेंट है। ये अभी मैंने बात की थी तो मैंने याद ही कराया दोबारा। तो इसका स्क्वायर करेंगे, ये तो हो गया पोजीशन के लिए इक्वेशन है। अब अगर आपकी जो क्वांटिटी है वो पोजीशन नहीं है, मोमेंटम है या और कोई कंटिन्यूस क्वांटिटी है, ये कंटिन्यूस होना ज़रूरी है, वरना डिस्क्रीट के लिए हमें कुछ और चेंज करना पड़ेगी। तो अगर कंटिन्यूस क्वांटिटी है और वो लाजमी नहीं एक्स हो, ए भी है, मोमेंटम भी हो सकता है, कोई और क्वांटिटी भी हो सकती है, तो फिर x के बजाय a कर देंगे, और यहाँ भी इस इक्वेशन में भी x के बजाय a कर देंगे। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, ये सब कुछ वही है। और ये है किसी भी कंटिन्यूस क्वांटिटी के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रो। अब अगली बात तो मैं कहता हूँ, ये आइडिया तो कहा था कि ये प्रोबेबिलिटी मिलेगी, लेकिन ये मैंने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्यों लिखा है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि अगर कंटिन्यूस क्वांटिटी की किसी एक वैल्यू की
प्रोबेबिलिटी बताने की कोशिश करें। अब ये देखें, एक्स है मिसाल के तौर पर पोजीशन, इसकी क्योंकि कंटिन्यूस वेरिएबल है तो इसकी इन्फिनिट वैल्यूज होंगे। अगर आप फाइनाइट के दरमियान भी लें, 2 और 4 के दरमियान भी लें, तो रियल नंबर 2 और 4 के दरमियान शुरू सोचें ना, 2 के बाद अगला आप लिख भी नहीं सकते, सिर्फ इमेजिन आपको करना होगा। अगला क्या है, 2.1 नहीं है, 2.1 और 2 के दरमियान भी रियल नंबर है, और 2.01 कहें तो 2 और 2.01 के दरमियान भी रियल नंबर है। इसी तरह से इन्फिनिट नंबर ऑफ रियल नंबर्स हैं। तो अगर हर एक की प्रोबेबिलिटी बराबर हो, तो अगर 6 पॉसिबिलिटीज हों तो हर एक की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6। लेकिन अगर x की या कंटिन्यूस किसी भी क्वांटिटी की इन्फिनिट वैल्यू है तो हर वैल्यू की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 1/6 नहीं, 1/इंफिनिटी, जो कि 0 होगी एज ए रूल ऑलवेज। तो प्रोबेबिलिटी तो हमेशा 0 होनी है। अगर कंटिन्यूस क्वांटिटी की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू की प्रोबेबिलिटी हो तो हमेशा 0। तो ये तो कोई आप साइंस नहीं बनेगी, कोई आप फिजिकल प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, तो फ़ायदा क्या है अपनी पूरी डेवलप्ड साइंस का। अगर उसने हमेशा 0 देना है तो केस टू केस अगर वेरी करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो फिर आप प्रोबेबिलिटी नहीं कहेंगे जो कि हमेशा 0 होगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहेंगे। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को प्रोबेबिलिटी कैसे बनाना है, ये सवाल है। उसका जवाब है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो ये सब करना पड़ेगा। अगर आपके पास कंटिन्यूस क्वांटिटी है उसमें प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी। और ये मैंने कंटिन्यूस वैसे तो बाद का केस होना चाहिए, लेकिन मैंने इसे शुरू इस वजह से किया कि कोर्स में सबसे पहली बात ये हुई है, ठीक है। अब एक नई बात करें जो कि शायद लॉजिकली तो पहले करनी चाहिए थी कि, लेकिन कोर्स की तरतीब में वो बात नई है, तो इस वजह से मैं बाद में कर रहा हूँ। और वो नई बात ये है कि अगर ये क्वांटिटी जो है जिसको आप मेजर कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू वो कंटिन्यूस नहीं है, अगर वो डिस्क्रीट है, तो अगर डिस्क्रीट है तो आपको ये जो है ना, ये वो मुश्किल नहीं होगी कि जिसकी वजह से आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इंट्रोड्यूस करना पड़ी। क्योंकि अगर पॉसिबिलिटी 6 होती तो फिर प्रोबेबिलिटी 1/6 नहीं होनी थी, सीधी सी, सॉरी 1/इंफिनिटी नहीं होनी थी, 1/6 होनी थी। तो 1/6 और केस टू केस बदलनी भी थी। तो डिस्क्रीट केस में ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, यूजफुल इंफॉर्मेशन है, और ये ही क्वांटम मैकेनिक्स बताती है। तो जो मैंने बोला है उसको मैं सिंबल में इस तरीके से लिखता हूँ कि अगर आपकी क्वांटिटी जो है वो डिस्क्रीट है तो उसकी जो वैल्यूज होंगी वो एक एक इंडेक्स इंटीजर से लेबल हो सकती हैं। आप कह सकते हैं कि n अगर 1 है तो पहली वैल्यू, n2 है तो दूसरी वैल्यू, एंड सो ऑन। और अब हर वैल्यू की हर एक अलग-अलग होगी, इस वजह से प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी n का इंडेक्स है वही है। और क्या अलग-अलग होगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नहीं, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी, क्योंकि अब ये नॉन जीरो हो सकती है। ये तो है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वजह प्रोबेबिलिटी होगी। बाकी जो एक्सप्रेशन है वो वही है। ये जो एक्सप्रेशन था इसमें पहले एक ही वैल्यू आप प्रिडिक्ट कर रहे थे, और अब आपने तो जो स्टेट थी वो भी ए के मुताबिक थी। ये इसको इस तरीके से मैंने लिखा, पहले मैंने ज़रा आपको बोला नहीं था, लेकिन ये गौर करें, ये कंटिन्यूस के लिए, सॉरी ज़रा वापस यहाँ कंटिन्यूस के लिए, कि अगर आइगन वैल्यू ए थी तो उसकी स्टेट जो थी वो भी उसके करस्पॉन्डिंग थी, ए थी। और अब डिस्क्रीट पर आए, अगर आइगन वैल्यू ए एन है तो स्टेट उसके करस्पॉन्डिंग साई एन होगी। ये वही बात है जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में कही थी कि अगर ये जो हाइड्रोजन एटम में अगर आप जो स्टेट है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है, मिडिल क्वांटिटी 0 या मिडिल क्वांटिटी 1, यानी पहली स्टेट या दूसरी स्टेट की लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो अगर आपने मेजर किया और आपको दूसरी क्वांटिटी मिल गई तो साथ ही जो वेव फंक्शन है वो भी कोलैप्स होके दूसरा वेव फंक्शन हो जाएगा। तो जो करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन है, और इन जनरल जो वेव वेक्टर है करस्पॉन्डिंग स्टेट का, जिस स्टेट में भी ये कोलैप्स हो जाना है,
उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लें, ब्रैकेट लें और फिर का स्क्वायर करें। बाकी चीज़ें नई नहीं हैं, जो जो कंटिन्यूस केस में थी वही डिस्क्रीट में है। और अब आपको क्या मिलेगी, प्रोबेबिलिटी मिलेगी। और ये बात मैं बोल रहा हूँ लिखी अब है, लिख कर पॉइंट आउट अब मैंने किया, ठीक है। अच्छा, अब एक और टॉपिक जो है वो अगली स्लाइड से पहले मुझे इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि रिमेंबर ये पास्टुलेट 4 के 2 पोर्शन हैं। ये जो मैंने इस स्लाइड में दिखाया है वो पास्टुलेट 4A है, और A है नॉन डीजनरेट के लिए, और जो 4B है वो डीजनरेट के लिए है। तो पहले आप तो करेंगे कि पहले मैं आपको नॉन डीजनरेट और फिर बाद में डीजनरेट का मतलब बताऊं। तो इस मतलब ये है कि नॉन डीजनरेट का मतलब है कि एक आइगन वैल्यू के लिए एक ही स्टेट है। इसे आप डिस्क्रीट में भी कह सकते हैं जब बिल्कुल काउंटेबल है। अगर पहली आइगन वैल्यू तो पहली स्टेट, दूसरी आइगन वैल्यू दूसरी स्टेट। और कंटिन्यूस के लिए जो मैंने ये लिखा था इसी को मैंने दोबारा लिख दिया है कि अगर आइगन वैल्यू अगर कंटिन्यूस भी हो तो भी वही, कि जो आइगन वैल्यू का लेबल वही आइगन स्टेट का लेबल। तो इसका मतलब अगर एक आइगन वैल्यू के लिए एक स्टेट हो तो ये होती है नॉन डीजनरेट। और ये सब कुछ जो कुछ है इस स्लाइड में, पहले कंटिन्यूस फिर डिस्क्रीट के लिए ने यही केस किया है। एक आइगन वैल्यू के लिए एक ही स्टेट थी और उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट था, और यहाँ भी एक ही स्टेट थी। अब मेरा ख्याल है आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर नॉन डीजनरेट है तो डीजनरेट क्या होगी। तो क्या होगी ये कि एक डीजनरेट में एक आइगन वैल्यू के लिए स्टेट एक नहीं होगी, एक से ज़्यादा होगी। तो ये अब आप कहते हैं तो मैं इसको लिख कर दिखाता हूँ अगली स्लाइड में, ठीक है। और वो ये है कि अगर एक से ज़्यादा एक आइगन वैल्यू के लिए एक से ज़्यादा स्टेट होंगी तो उनके में फ़र्क करने के लिए एक और कोई इंडेक्स इंट्रोड्यूस करना होगा। इसे आप जे कह सकते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं कि अब अगर जे की m वैल्यू हैं, यानी एक आइगन वैल्यू के लिए साई अगर आइगन वैल्यू n है तो उसी आइगन वैल्यू के लिए सब स्टेट 1 भी हो सकती है, ये साई 1n हो जाएगा। और सब स्टेट 2 भी हो सकती है, तो साई स्टेट जो होगी वो साई 2n होगी, एंड सो ऑन। अब इसमें तो ये तो हो गया डीजनरेसी का मतलब, समझ गए कि एक स्टेट के एक आइगन वैल्यू के लिए जिसकी प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है उसके लिए स्टेट एक ही नहीं है, एक से ज़्यादा है। अब इसमें यहाँ आपको भी देखना होगा कि अगर वो ये जो सब स्टेट्स हैं अगर वो डीजनरेट होने के अलावा, ये तो पुरानी बात हो गई, अब एक नई बात ये है कि वो डीजनरेट के अलावा डिस्टिंग्विशेबल भी हों। अब ये एक नया लफ्ज़ है, तो ये भी आपको सीखना होगा। तो डिस्टिंग्विशेबल का मतलब ये है कि जब एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट आए, डिटेक्शन आए, तो आप हर डिटेक्शन पर, हर काउंट पर बता सकें कि ये जो डिटेक्शन थी ना, ये जब ये याद रखिएगा, जैसे डिटेक्शन का मतलब है जैसे डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में क्वांटम मैकेनिक्स का जो रिजल्ट होता है वो तो एक्सपेरिमेंट होता है ना, जिसे आप एक दफ़ा करें या कई दफ़ा रिपीट करें। एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट में क्या रिजल्ट आया, अगर वो डिस्टिंग्विशेबल आया तो आप कह सकते हैं जी इस जो सबस्टेट है 8th सबस्टेट आई। इस तस्वीर में आपसे देख लें, मेरा ख्याल है 10 सबस्टेट दिखाई गई हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी दफ़ा मेजर किया, अगर डिस्टिंग्विशेबल है ना तो आप बता सकेंगे जी आप जो है ना वो 5th स्टेट आई, ठीक है। और अगली दफ़ा मेजर किया आपने कहा 2nd स्टेट आई, तो उसके बाद अगली दफ़ा मेजर किया, फिर अगर फर्क करें 9th आ गई, तो जो 9th का काउंट है ना वो पहले भी थोड़ी देर पहले भी 1 आया था, फिर एक और 9th का काउंट एड अप होके 2 हो गया है। 5 का काउंट अभी तक मैंने बोला वो 1 है, लेकिन अगर एक अगली मेजरमेंट में दोबारा 5 आ गया तो 5 का काउंट भी 2 हो जाएगा।
तो अगर आप काउंट लेबल कर सकते हैं ना हर एक को, तो इसका मतलब है ये जो काउंट्स हैं ये एडअप होते जाएंगे, और काउंट्स एडअप होते जाएंगे तो आप याद रखिएगा प्रोबेबिलिटीज भी एडअप होती जाएंगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज ऑलमोस्ट काउंट के बराबर होती हैं। जिस हम इसको डाइस में हर साइड की प्रोबेबिलिटी अगर बराबर है, तो अगर बड़ी तादाद में डाइस अब थ्रो करें तो हर साइड की अपीयर होने के जो काउंट है, जो नंबर है, वो भी अप्रॉक्सीमेटली बराबर होगा। तो अगर आप काउंट्स को ऐड अप करते जाएंगे, 9 दो दफ़ा आ गया, फिर 9 3 दफ़ा आ गया एंड सो ऑन, फिर 9 की एक प्रोबेबिलिटी होगी, और फिर 8 कितनी दफ़ा आया वो अप्रॉक्सीमेटली 8 की प्रोबेबिलिटी बताएगा एंड सो ऑन। और अगर आपने कहना ना, अब ये देखिए, अगर ये 8 9 10 जितना मैं कह रहा था, ये सब थी इस सब जो होंगे ना वो आपस में स्टेट बदलेंगी, लेकिन आइगन वैल्यू एक ही देंगी। तो सपोज आइगन वैल्यू है A1, तो अगर आपकी सब स्टेट 9 आई है तो भी A1 ही आया, A1 ही वैल्यू आएगी, और अगर सब स्टेट 6 आया है तो भी A1 ही वैल्यू आएगी। और इसका मतलब है ये सिचुएशन जो है ना, ये ऐसे ही है कि जैसे अगर एक डाइस में अगर आप थ्रो करें 6 आएगा तो भी इवन आया। अब जो आइगन वैल्यू है ना उसको आप 2 कह दें, इवन और एक ऑड। तो अगर 6 जितनी दफ़ा 6 आएगा वो भी इवन, जितनी बार 2 आएगा वो भी इवन। तो इवन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 2 की प्रोबेबिलिटी, काउंट का लफ्ज़ करना चाहिए, पहले मैं काउंट बोलता हूँ। जो इवन का काउंट होगा वो कितनी दफ़ा 2 आया 2 का काउंट, जितनी दफ़ा 6 आया उसका काउंट, जितना 4 आया काउंट, इन सब का काउंट का सम होगा। और प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में जो इवन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 2 की प्रोबेबिलिटी और 4 की प्रोबेबिलिटी और 6 की प्रोबेबिलिटी का सम होगा। और एक दूसरी मिसाल ये है कि अगर हाइड्रोजन एटम में सेकंड शेल में 3 सब शेल आते हैं, तो अगर आपका मेजरमेंट बता रही है तीसरा सब शेल तो भी सेकंड एनर्जी है, अगर मेजरमेंट बताती है पहला सब शेल तो भी सेकंड एनर्जी है। तो जितने भी सब शेल के काउंट होंगे वो एनर्जी सेकंड के ही काउंट होंगे, यानी एनर्जी सेकंड की ही प्रोबेबिलिटी होगी। इसका मतलब सेकंड की जो एनर्जी सेकंड की जो प्रोबेबिलिटी है वो इन तमाम सब प्रोबेबिलिटीज़ का सम होगी। तो यही बात जो मैं काफ़ी देर से मैं बोल रहा हूँ, इसको सिंबल में ऐसे है कि जे के मुताबिक जितनी भी हर जे के लिए जो भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं या जो काउंट हैं उनको अलग-अलग कैलकुलेट करें और फिर नेट को सम कर देंगे, तो ये जो जितने भी हैं ये उसी AN की प्रोबेबिलिटी को ही बताएंगे। अच्छा, यहाँ ये टॉपिक ख़त्म हो गया, और पास्टुलेट तो 4A भी ख़त्म हो गया, 4B भी ख़त्म हो गया, पास्टुलेट 4 ख़त्म हो गया। अब उसके बाद हमें पास्टुलेट 5 बताना है, और बस ये आज का लेक्चर ख़त्म। लेकिन इससे पहले एक बहुत ज़रूरी लेसन है जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के मेरा ख्याल है बेसिक्स लेसन में से है, तो वो भी याद रखना ज़रूरी है आपके लिए। और वो ये है कि ये मैंने कहा है ना कि अगर ये काउंट एडअप होते जाएंगे, अगर पॉसिबिलिटीज़ डिस्टिंग्विशेबल हों, लेकिन कई बार होता ही है कि पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं होती। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन एटम नहीं, डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में अगर आप डिटेक्ट कर रहे हैं और पार्टिकल आपको मिला है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इक्वेशन क्या है, सिचुएशन क्या है। वहाँ पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि पार्टिकल जो है वो स्लिट 1 में से गुजरे या स्लिट 2 में से गुजरे। पार्टिकल का जो वेव पैकेट है वो स्लिट 1 में से गुजरे या स्लिट 2 में से गुजरे। अब आप नहीं बता सकते, वहाँ टैग नहीं कर सकते कि ये जो डॉट था ये स्लिट 1 की वजह से था और ये डॉट था स्लिट 2 की वजह से था, ठीक है। तो फिर वहाँ पर अलग-अलग काउंट एडअप नहीं कर सकते, और वहाँ वो चीज़ होगी। ये जो इक्वेशन है इसका फ़र्क जो है ना डिस्टिंग्विशेबल से, ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन इक्वेशन नई नहीं है, इक्वेशन तो बहुत पहले मैं आपको बता चुका हूँ।
और वो ये है। और अगर नहीं भी आपके लिए तो सादा सी बात है कि अगर आप काउंट लहदा डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते तो फिर पहले आप वेव्स को एडअप करें। नेट वेव्स होंगी, हो सकता है वो एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी करें। इंटरफेरेंस जो पैटर्न होगा ना उसका स्क्वायर करें। तो ये होगा अगर आप अलग-अलग काउंट नहीं कर सकते। और अलग-अलग काउंट करने के लिए टेक्निकल टर्म है कि अगर आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते तो आप अगर इसका मतलब है अगर पॉसिबिलिटी इनडिस्टिंग्विशेबल है तो इन दैट केस क्या होगा, आप पहले सम करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे। और ये बात मैंने इसलिए की थी कि अब आप याद रखें जो ये तो था इनडिस्टिंग्विशेबल, और डिस्टिंग्विशेबल जब आप काउंट अलग-अलग टैग कर सकते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे फिर सम करेंगे, ठीक है, अगर डिस्टिंग्विशेबल क्या है। और अगर इनडिस्टिंग्विशेबल क्या है तो पहले सम करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे। तो ये बहुत बेसिक लेसन है, ये आपने याद रखना है। ये एक साइड लेसन था, ज़रूरी था, लेकिन मैंने इवन पास्टुलेट को रोक कर इस पर टाइम लगाया है, लेकिन अब मैं रोकता नहीं हूँ। अब मैं पास्टुलेट की बात जारी रखता हूँ। 4A भी हो गया, 4B भी हो गया, और अब मैं पास्टुलेट 5 ये आखिरी स्लाइड है और इसके बाद ये लेक्चर ख़त्म, ठीक है। तो पास्टुलेट 5 जो है वो है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो टाइम डिपेंडेंस होगी ना, अगर बात को शुरू करें, इसकी बैकग्राउंड ये है पास्टुलेट 5 की कि अगर आप एक प्लेन वेव के ऊपर टाइम डिपेंडेंस यानी इसकी टाइम डेरिवेटिव, अगर टाइम डिपेंडेंस की एक फॉर्म ये हो सकती है टाइम डेरिवेटिव, ठीक है। ऐसे टाइम डेरिवेटिव अगर लेंगे तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल अनचेंज रहेगा अगर प्लेन वेव पर कर रहे हैं। तो अनचेंज रहने का मतलब है कि ये आइगन फंक्शन है। अच्छा, इस तरह की बात इसी प्लेन वेव के आइगन फंक्शन के साथ हम पहले कर चुके हैं कि अगर आप x के लिहाज से, पोजीशन के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करें तो माइनस h बार से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको h बार के मोमेंटम मिलेगा। अब आप इसे, अब ये जो बात जैसे मैंने बात शुरू की थी उसी को कंप्लीट करें। आप सिर्फ टाइम के साथ डेरिवेटिव ना लें बल्कि डेरिवेटिव की एक्चुअल वैल्यू भी कैलकुलेट करें और साथ आयोटा h भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा, ये एनर्जी मिलेगी। तो इसका मतलब है ये कम से कम ये एक मेमोरी ट्रिक है पास्टुलेट 5 यानी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए कि प्लेन वेव के लिए जो एनर्जी का ऑपरेटर है वो ये है। और पास्टुलेट 5 जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है वो बस लफ्ज़ों में इतना ही है कि जो बात प्लेन वेव के लिए है वो किसी भी वेव फंक्शन के लिए ट्रू है। किसी भी वेव फंक्शन को मैंने लिखा है साई RT। ये में किसी में ये होता है, यह ट्रेडिशन ये है कि अगर ये टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन है और टाइम डिपेंडेंट हो तभी तो इक्वेशन का एक मीनिंग बनता है, क्योंकि आप टाइम के लिहाज से डिफरेंशिएट भी कर रहे हैं। तो अगर टाइम डिपेंडेंट है तो ये कैपिटल साई होता है, और अगर टाइम इंडिपेंडेंट हो इसका ताल्लुक मैं अगले लेक्चर में बता सकता हूँ। तो फिर वो जो टाइम इंडिपेंडेंट इसका फैक्टर होगा वो स्मॉल साई होगा। तो ये प्लेन वेव जो है ना, ये एग्जांपल है टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन की, और टाइम डिपेंडेंट कैपिटल साई से हम करेंगे। तो जो एनर्जी को हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्यों कहते हैं ये मैं बता चुका हूँ सेकंड पास्टुलेट के साथ। तो एनर्जी को भी हैमिल्टोनियन क्यों लिखा है ये मैं पहले बता चुका हूँ। एनर्जी का ऑपरेटर जो होता है जो प्लेन वेव के लिए है वही किसी भी वेव फंक्शन के लिए है, और ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, और ये पास्टुलेट 5 है जेटली की क्वांटम की किताब में और कई जगहों पर। और कहने को ये लेक्चर ख़त्म, बाकी जो चीज़ें हैं वो या कंक्लूजन है या फिर रिवीजन है। ये भी एक रिवीजन ही है कि ये जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है ये पास्टुलेट 2 के साथ मैं लिख चुका हूँ स्लाइड 3 पर कि ये क्या होगा p²/2m, और ये होगा p होगा माइनस आयोटा h बार डेल उसका स्क्वायर, तो मान जाएगा माइनस h बार स्क्वायर डेल स्क्वायर/2m प्लस v पोजीशन रहेगी। और ये मैं 1 डायमेंशन पे 3 डायमेंशन तक जनरलाइज भी कर दिया है। तो ये फुली जनरल इक्वेशन है। ये इसकी ऐसी हैसियत है कई लोगों के, लेकिन ये एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन एक जनरल इंप्रेशन ये है कि ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की क्वांटम मैकेनिक्स में वही हैसियत है जो कि क्लासिकल में न्यूटन फिजिक्स में न्यूटन सेकंड लॉ की है। लेकिन ये इंप्रेशन 80% 90% ठीक है, लेकिन जनरली क्वांटम मैकेनिक्स ये नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है वो पूरे पांचों पास्टुलेट याद रखें, या मैंने पांचों पास्टुलेट को ही एक इक्वलेंट एक सेंटेंस में
कन्वर्ट कर दिया है वो शायद पांचों पास्टुलेट की निस्बत शायद आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल हो। और ये पूरी पूरी क्वांटम मैकेनिक्स की समरी ये हो सकती है, या तो 5 पास्टुलेट लहदा या फिर उसके बजाय एक ही सेंटेंस। तो ये अल्टरनेटिव एक सेंटेंस अगर आप मुझसे डिमांड करें तो मेरी तरफ से बेस्ट एफर्ट ये है कि एक सेंटेंस में अगर आपने पूरी क्वांटम मैकेनिक्स डिस्क्राइब करनी है तो वो ये है कि जिस भी क्वांटिटी की वैल्यू आपने प्रेडिक्ट करनी है, जिस मेजरेबल क्वांटिटी की, उसके लिए ऑपरेटर बनाएं। ये पिछले लेक्चर में भी कह चुका था मैं कि ये सेंटेंस नंबर 1 है और फिर सेंटेंस नंबर 2 है। ये इधर पास्टुलेट 2 में था, ठीक है। और सेंटेंस नंबर 2 ये है कि उसी, बल्कि आप कहते हैं इसी सेंटेंस का सेकंड पार्ट वो ये है कि जो ऑपरेटर बनाया उसकी आइगन वैल्यू कैलकुलेट करें मैथमेटिकली, और आप कह दें कि वो उस क्वांटिटी के लिए हमारी जो प्रिडिक्शन है वो आइगन वैल्यू है। और एक नई बात जो है ना, ये मतलब यहाँ ही पास्टुलेट 3 में थी, और नई बात जो है जो कि मैंने इसमें कही है वो ये है कि इस लेक्चर में, पिछले लेक्चर में मैंने नोट के साथ एडिशनल में लिखना पड़ा था, और यहाँ मैं वही लिख देता हूँ अपने लेक्चर के अंदर ही। वो ये है कि एक एडिशन बात यह है कि जब आप आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे तो साथ आपको आइगन फंक्शन भी मिलेगा, और जो आइगन फंक्शन का स्क्वायर करेंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी या प्रॉपर्टी डेंसिटी मिलेगी। तो यही इस लेक्चर में है।